जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आज की इस वीडियो में हम आपको सुपर मॉक टेस्ट में जीके, जीएस, हिंदी और साथ ही आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चंस कराएंगे, जैसा कि आपके सिलेबस में बताया गया है। तो आप लोग इस सुपर मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइए। और हम आपको बता दें कि हम आपको एक्सप्लेन बहुत बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो हम आपको बता दें कि आप जो भी प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे, फटाफट आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मोमबत्ती की लौ के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है? आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका मोमबत्ती। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है मोमबत्ती के लौ के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र। तो यहाँ पे जो है बाहरी क्षेत्र, यहाँ पे देखिएगा ये वाला है। ठीक है, ये है आपका मोमबत्ती और यहाँ पे ये मोमबत्ती जला हुआ है। तो यहाँ पे बाहरी क्षेत्र देखिएगा तो ये नीले रंग का है। तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीले। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा, नीला रंग। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पर मोमबत्ती में देखिए, यहाँ पे बारी बारी से आप देख लीजिए, ये हुआ आपका पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो कि नीले रंग का है, और ये है आपका आंशिक दहन वाला मध्य भाग और इसका रंग कैसा है? पीला है। और ये है आपका यहाँ पर बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, और ये किस रंग का है? काला का। ठीक है, इसको बत्ती कह सकते हैं। और सबसे गर्म भाग जो है कौन होता है? इधर वाला होता है। ठीक है, और कम गर्म वाला ये मध्य क्षेत्र, बीच वाला पीला वाला। ठीक है, और सबसे कम गर्म यहाँ पे होता है, और मोमबत्ती आपका कौन है? यहाँ पर। तो प्रश्न में क्या था? मोमबत्ती की लौ के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का रंग जो है कैसा होता है? तो नीला रंग का होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। और नीला रंग जो है ये क्या बताता है? लौ का बाहरी क्षेत्र उच्च तापमान पर, यानी कि ये जो है बहुत गर्म होता है, ये वाला क्षेत्र नीला वाला। तो ध्यान रखिए, मोमबत्ती की लौ के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का रंग नीला यानी कि ब्लू रंग का होता है। आगे चले, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का है। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके जवाब का। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। तो देखिए, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, इस मुहावरे का सही अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप गाड़ी, मोटरसाइकिल या फिर साइकिल भी चलाते होंगे तो आप लॉक जरूर करते होंगे। तो वो जो है चाबी आप कहीं पर रख देते हैं अपने पॉकेट में, या फिर कहीं भी अपने बॉडी में जो है कहीं पर किसी भी क्षेत्र में रख देते हैं और खोजते रहते हैं। तो यही हो गया गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। बाकी के और कुछ मुहावरा पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कान भरना मुहावरे का अर्थ ये तो आप जानते ही हैं, पीठ पीछे शिकायत करना। उधेर बुन में लगे रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? गहरी सोच में पड़े रहना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जितने लोग बता पाए हैं बिल्कुल सही बताए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 नंबर आज की सुपर मॉक टेस्ट का। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की सेंसस, इंग्लिश में जनगणना को क्या कहते हैं? सेंसस कहते हैं। 2011 में ये हुआ था। ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है। तो इस वर्ष जो है 2011 के बाद अभी तक नहीं हो पाया है, लॉकडाउन चला था 2021 में। तो लेकिन अब देखिए कब होता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर क्या है? फटाफट बताइए। साक्षरता दर, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है, 74.4%। ऑप्शन नंबर ए को जितना लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे देश में साक्षरता दर जो है 74.4% है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें पुरुष यानी कि मेल जो है आपका 82.14% पढ़े लिखे हैं, और महिलाएं यानी कि फीमेल ये जो है 65.46% जो है
पढ़े लिखे हैं यानी कि साक्षर है। कुल मिलाकर 74.4% है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। यहीं पे एक प्रश्न और बन जाता है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां पर सबसे ज़्यादा साक्षर वाले लोग रहते हैं। तो वो है आपका केरल, जहां पर कि 74% लोग जो है यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। सबसे कम कौन से राज्य में पढ़े लिखे लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? बिहार, ठीक है। और भारत में सबसे साक्षर समुदाय कम्युनिटी तो कौन है? ये आपका जैन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। यानी कि ये वाक्य जो है, देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही तरीके से लिखा गया है। ये आपका जो है हिंदी का प्रश्न है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन को पढ़िए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये शुद्ध नहीं लिखा है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, नहीं सही है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखिएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही तरीके से लिखा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जितने लोग बता पा रहे हैं श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट आंसर कीजिए। ये है इंग्लिश का प्रश्न, ठीक है। इंग्लिश का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? डायरेक्शन जो आपका दिया गया है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, मतलब उल्टा शब्द का चयन करें, ठीक है। अपोजिट मतलब होता है उल्टा शब्द, यानी कि विलोम शब्द। ये आपको बताना है किसका? बैरियर का। बैरियर का नाम आपने सुना होगा कि सड़क पर वहाँ पे बैरियर लगा दिया है, उस रास्ते से जा रहे थे बैरियर लगा दिया गया है। तो इसका जो है उल्टा बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब जो होगा उल्टा बैरियर का ओपनिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने लोग बता पाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं बैरियर का क्या मतलब होता है। स्पेलिंग देखिए, ये है बैरियर, BARRIER। बैरियर मतलब होता है लोगों या वस्तुओं के आने जाने को रोकने या फिर एक दूसरे से अलग करने वाली अवरोधक वस्तु को जो है बैरियर कहा जाता है, यानी कि कोई चीज़ को रोकना। तो यहाँ पे उल्टा पूछा गया है, मतलब रोकना मतलब क्या? रोकना का अगर हिंदी में अगर मैं आपसे पूछता कि रोकना का उल्टा क्या होगा, तो मतलब शुरू करना, आगे जाना, ये सब कह सकते थे। तो इसका उल्टा हो जाएगा ओपनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है। ओपनिंग का मतलब क्या होता है? छेद या सुराख, जिसमें से कोई या कुछ जा सके, उसे जो है ओपनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो गया। बाकी ऑप्शन देखिए, एडवोकेट का नाम तो आपने सुना ही होगा, कचहरी वगैरह आप कभी आप सुने होंगे कोर्ट का, तो एडवोकेट होता है मतलब वकील। तो वो क्या करते हैं? समर्थन करते हैं, जैसे कि बोलता है ना कि हम केस लड़ देंगे, आपका जिता देंगे, तो मतलब आपका समर्थन कर रहा है, सिफारिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवोकेट। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ में अड़चन डालना, यानी कि बाधा डालना, अवरोध डालना। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, उसमें जो है आके टांग अड़ा दिया। जैसे पुल बनाना चाह रहे हैं हम, तो टांग अड़ा दिया आकर के कोई न कोई विधि से, तो उसको क्या कहते हैं? ऑब्स्टेकल। यहाँ पे उसके बाद हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? किसी काम में कठिनाई पैदा करने वाला व्यक्ति या फिर वस्तु। तो यहाँ पे कहने का मतलब बैरियर का सिनोनिम्स जो है, यानी कि सेम मीनिंग, ठीक है, पर्यायवाची शब्द जिसे कहते हैं, ये सब हो जाएगा आपका एडवोकेट, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा इसका पूछा गया है, तो ओपनिंग ही होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 नंबर। इनमें से किस व्यक्ति ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? देखिए प्रश्न को गौर से पढ़िए। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जो बने हैं ना हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, ये आपका बिहार का ही है। बिहार में ही इनका जो है जन्म हुआ है और इनका नाम है जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जितने लोग बता पाए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर जनार्दन प्रसाद। तो देखिए आपको बता दें, हाल ही में श्री जनार्दन प्रसाद ने 1 जून कितने दिन हुए हैं? कुछ दिन पहले 1 जून 2023 को जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 52वें नंबर के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। और श्री जनार्दन प्रसाद का जन्म जो है 12 अगस्त 1963 को बिहार के औरंगाबाद जिले में हुआ था। इसलिए ये प्रश्न आपको करना जरूरी है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जनार्दन प्रसाद जो है बिहार के औरंगाबाद में जन्म लिए हैं और ये जो है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा, इनमें से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं औरंगाबाद से कौन कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और औरंगाबाद जो है कौन सी नदी के किनारे बसा है ये भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे बात हुआ है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट में जीएसआई। जीएसआई का पूरा नाम यहाँ पे क्या बन जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी में, ठीक है। और ये जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब हुई, 4 मार्च 1851 को। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिए। जनार्दन प्रसाद आपके बिहार के ही है जो कि इनके जो है डायरेक्टर बने हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा बेरोजगारी, देखिए यहाँ पे बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। इनमें से कौन सा बेरोजगारी वो है जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है। और ये बेरोजगारी तब होता है जब श्रमिक मतलब यहाँ पर क्या, मजदूर, ठीक है, अपनी मजदूर जो है अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उस बेरोजगारी का नाम बताइए। एक बार प्रश्न मैं आपको फिर से पढ़कर बताता हूँ, आंसर जानते हैं तो तब तक नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। उस बेरोजगारी का नाम बताइए जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। और ये बेरोजगारी तब होती है जब मजदूर अपनी वर्तमान नौकरी को खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उसे क्या कहते हैं, उस बेरोजगारी को कहते हैं घर्षण बेरोजगारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है, घर्षण बेरोजगारी। तो ध्यान रखिए, घर्षण बेरोजगारी को जो है और किस नाम से जाना जाता है, खोज बेरोजगारी, ठीक है। और ये कब होता है, जब मजदूर जो है अपनी वर्तमान नौकरी यानी कि जो काम करते हैं उस काम को खो देते हैं और दूसरी काम के लिए जो है इधर उधर भटकते हैं, उसे कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। बाकी के भी और बेरोजगारी यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप लोग जान लीजिए एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी जो है ये तब होती है जब लोग वर्ष के एक विशेष समय में बेरोजगार होते हैं जब श्रम की मांग सामान्य से कम होती है। यानी कि मजदूर की मांग जब कम होता है, कोई भी साल में एक विशेष समय होता है, उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। उसके बाद है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी मतलब आप समझ ही गए होंगे, तकनीकी मतलब क्या, टेक्निकल चीज़ें, ठीक है। तो तकनीकी बेरोजगारी तब होती है जब प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निकल और कार्य पद्धति में विकास के कारण कुछ श्रमिकों को अपनी नौकरी खोनी पड़ती है। जैसे कि एक समय था टाइपिंग वगैरह बहुत होता था, तो यहाँ पे टाइपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन अब देखिएगा मोबाइल में आप बोलते हैं, उधर टाइप होता है, गूगल बाबा जो है आपका क्या कर देता है, टाइप कर देता है। तो ये ज़्यादा टेक्नोलॉजी आने के कारण जो है ये बेरोजगारी ला रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, तकनीकी बेरोजगारी। समझ गए ना। जैसे कि एक समय में बैलगाड़ी से चलता था, ठीक है, पैसेंजर लोग जाते थे इधर उधर, लेकिन ये सब गाड़ी वगैरह आ गया, मोटर वगैरह, तो ये जो है क्या आ गया, तकनीकी आ गया। तो इसको कहेंगे तकनीकी बेरोजगारी, ठीक है। जैसे कि टांगे वाला सुने हैं ना, टांगे वाला, जैसे कि घोड़ा के मदद से जो है एक गाड़ी चलता था, तो वो टांगे वाला कभी पैसेंजर को यहाँ से वहाँ ढो करके जो है पैसा कमाते थे। लेकिन इतना मोटर स्कॉर्पियो वगैरह ये सब आ गए तो क्या हो गया, टांगे वाला बेरोजगार, मतलब इनको जो है तकनीकी बेरोजगारी का सामना पड़ रहा है। किसको, टांगे वाला को। एक है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है, ये जो है समग्र बेरोजगारी का एक घटक है जो प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक उत्थान और मंदी के चक्रों से उत्पन्न होता है। जैसे कि लॉकडाउन लगा था, उस वक्त जो है मंदी बहुत ज़्यादा हो गया था मार्केट में, तो ये आपका क्या कहलाएगा, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो है किसकी आत्मकथा है, क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस पुस्तक की जो है ये आत्मकथा है, ठीक है, ये पुस्तक है, यह है आत्मकथा। किसका है, तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला कौन थे, ये नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति और एक राजनीतिक नेता थे, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, किसे, नेल्सन मंडेला को। और एक बात ध्यान रखना है, नेल्सन मंडेला को जो है भारत की ओर से भारत के सबसे बड़े सम्मान
भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये वर्ष आपसे पूछ लेगा कि नेल्सन मंडेला को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो वर्ष याद रखिए 1990 में, और ठीक 2 वर्ष बाद ये जो है बकलोलवा पाकिस्तान, ये जो है निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया था नेल्सन मंडेला को 1992 में। आगे चले, पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली लेखक अभय के, यहाँ पे है ना अभय के, ये जो है एक लेखक का नाम है अभय के, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, अभय के ये नाम है एक लेखक का। इसका एक पुस्तक का क्या नाम है जो पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली है, अगले साल तक ये जो है लॉन्च किया जाएगा। इस पुस्तक का नाम है, बिहार का हिस्टोरी इतिहास से संबंधित है, उस पुस्तक का नाम है नालंदा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए आपको बता दें, कवि राजनयिक अभय के इसकी पुस्तक है नालंदा, ठीक है, क्या नाम है नालंदा। और इसके अधिग्रहण की घोषणा जो है पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये जो है पुस्तक बिहार में सीखने की प्राचीन सीट के इतिहास की पड़ताल करती है। और ये किताब जो है अगले साल अक्टूबर 2024 तक में जो है विंटेज इम्प्रिंट से रिलीज होने वाली है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो ध्यान रखिए नालंदा पुस्तक को, इसके लेखक कौन होंगे, अभय के, ठीक है। आगे चले, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था। देखिए आज प्रश्न जो है हम आपको थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न जो है कभी भी पूछा जाएगा तो थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा मॉडरेट देगा, कुछ इजी देगा, कुछ हाई लेवल का देगा। तो सभी मिला करके हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। भारतीय संविधान का निर्माण जो है आप लोग तुरंत बता दिए होंगे कि संविधान सभा यहाँ पर सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न और यहाँ पे कौन कौन बन सकते हैं। संविधान सभा जो है किस मिशन के द्वारा जो है तैयार किया गया है, कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है तैयार की गई है संविधान सभा, ठीक है। कब, नवंबर 1946 में। तो ध्यान रखिए कैबिनेट मिशन योजना द्वारा जो है तैयार की गई है संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में। और यहाँ पे ये जो है संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान की निर्माण हुआ है, ठीक है। और संविधान सभा द्वारा कुछ प्रमुख चीज़ें किया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, जैसे है ना अपना भारतीय तिरंगा, यहाँ पे आप देखिए कोना में जो है आपके वीडियो में जो है यहाँ पे कोना पे देखिए भारत का तिरंगा हम लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये तिरंगा को जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947, ध्यान रखिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। और राष्ट्रगान जो है जन गण मन और राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, ये जो है कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस। और इसके एक दिन पहले 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। इसके एक दिन पहले 24 जनवरी को जो है 1950 में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। तो 24, 25, 26 आपको याद हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये निर्विरोध चुने गए थे यही संविधान सभा द्वारा, कब, 24 जनवरी 1950 को ही, ठीक है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो यहाँ पे आंसर होगा भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है, और भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकार इनमें से क्या है। चलिए हम रुके हुए हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में आप लोग आंसर दीजिए। आंसर होगा मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने लोग बता पाए हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, मौलिक अधिकार आपका सही जवाब है। तो देखिए आपको बता दें संविधान का कौन सा अनुच्छेद में जो है ये मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो है जो एक मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये लोगों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य आवश्यक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचार जो है आपका मौलिक अधिकार है। किस वर्ष महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले, ठीक है,
यहाँ पे जिला है खेरा। यहाँ पर किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। उस वर्ष का नाम बताइए। तो देखिए हम यहाँ पे आप लोग जितने भी ऑप्शन डी नंबर बता रहे हैं 1918 बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये बनता है, पहले देखिए यहाँ पे आपको जो है इसके बारे में थोड़ा अच्छा जानकारी ले लीजिए। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। कब गए थे? 1893 में, ठीक है। और जो है आपका गांधी जी 21 साल के बाद जो है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, ठीक है। कब? 9 जनवरी 1915 को। और इसके बाद जो है पहली उपलब्धि चंपारण में सत्याग्रह के साथ हुआ था गांधी जी का। वो वर्ष था आपका कितना? 1917, ठीक है। उसके बाद 1 साल के बाद जो है 1918 में खेरा गंभीर सूखे की चपेट में आ गई थी। खेरा कहाँ है? गुजरात में। इसी लेकर जो है महात्मा गांधी जी गुजरात के खेरा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था वर्ष 1918 में। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है इन्हीं के आने के खुशी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नीली क्रांति क्या है? नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध इनमें से किससे है? नीली क्रांति की बात किया जाए तो ये आपका समुद्री उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए भारत में नीली क्रांति जिसे आप जो है नील या फिर नीली क्रांति मिशन के रूप में जानते हैं, ये जो है भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1985 से 90 के दौरान शुरू किया गया था, ठीक है। और इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, मत्स्य पालन को स्थापित करने के लिए और प्रबंधित करने और बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो नीली क्रांति आपका किससे संबंधित है? समुद्री उत्पादन से। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि आप लोग फटाफट यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक जरूर करके रखें, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके अवश्य रखना है ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जितना भी नया अपडेट आवे सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए इंग्लिश का। डायरेक्शंस आपका दिया गया है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। जैसे कि अनेक शब्द का एक शब्द होता है ना हिंदी में, वही है आपका इंग्लिश में। ये ग्रुप का जो है वर्ड्स है ग्रुप का, यहाँ पे इतना मीनिंग का जो है आपको एक मीनिंग में बताना है। क्या है? हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, मतलब हाथ से, हैंड माने क्या हो गया? हाथ, राइटिंग माने क्या? लिखा हुआ, कैन नॉट बी रीड मतलब नहीं पढ़ना जा सकने वाला। जैसे कि हाथ से लिखा हुआ कोई भी जो है कोई लिखता है उसको कोई नहीं पढ़ पाएगा, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे इंग्लिश में? जैसे नहीं कहते कि इसका अक्षर इतना खराब है कि कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे कि मेरा, हम लिखते हैं तो आप लोग नहीं पढ़ पाते होंगे, कुछ कुछ पढ़ भी पाते होंगे। तो देखिए हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड मतलब वैसा लिखा हुआ चीज़ें जो कोई नहीं पढ़ पाए उसे कहते हैं इलिजिबल, ठीक है। क्या है? इलिजिबल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, कुछ लोग का आंसर गलत है। तो यहाँ पे ध्यान कर लीजिए कि जो लोग यहाँ पे लेजिबल बता रहे हैं, लेजिबल का मतलब क्या होता है? लेजिबल मतलब होता है ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंट क्लियर इनफ टू रीड। मतलब लेजिबल का मतलब वैसा हाथ से लिखा हुआ, जैसे कि किसी का देखिएगा हाथ से ही लिखता है तो लगता है कि कंप्यूटर पर टाइप किया गया है, तो उसको कहते हैं लेजिबल। मतलब बहुत आसान से आप पढ़ सकते हैं, उसे कहते हैं लेजिबल। दूसरा है आपका कोरिजिबल। जो लोग कोरिजिबल बता रहे हैं तो ध्यान देंगे, कोरिजिबल मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, रेक्टिफाइड और रिफॉर्म्ड। मतलब वैसा लिखावट जिसे जो है सुधार किया जा सके, ठीक है, सुधार करके थोड़ा बेहतर किया जा सके, उसे कहेंगे कोरिजिबल। तीसरा है आपका नेग्लिजिबल, ठीक है। नेग्लिजिबल मतलब सो स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग इनसिग्निफिकेंट। मतलब इतना छोटा और बिना महत्वपूर्ण, यानी कि उसका कोई महत्वपूर्ण ना हो और बहुत छोटा लिखा हुआ हो, उसे कहेंगे नेग्लिजिबल, ठीक है। और यह है आपका चौथा नंबर इलिजिबल, जो कि एकदम बेकार हो, जिसे कोई नहीं पढ़ पाए, ठीक है, तो उसे कहेंगे इलिजिबल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है, इलिजिबल मतलब ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंट नॉट क्लियर,
इनफ टू बी रीड, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लीजिबल। ठीक है, मतलब इसको आसानी से पढ़ पाना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है इंग्लिश का ही। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब सिनोनिम मतलब समान शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है, पर्यायवाची जिसको हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे है प्लीजेंट। प्लीजेंट का जो है सिनोनिम बताना है। प्लीजेंट मतलब क्या होता है, प्लीज का नाम सुना है, PLEA, ऐसी प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज, सब प्लीज करते रहता है, उसी से बना है ये प्लीजेंट। प्लीज मतलब क्या, प्रार्थना करना। मतलब प्लीज क्यों करते हैं, किसी को खुश करने के लिए। जैसे कि कोई कहीं पे जा रहे हैं तो कहते हैं सर प्लीज मेरा कर दीजिए, मतलब उसको खुश करने के लिए जो है हम अपने इधर उसको आकर्षित कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका प्लीज, और इसी से बना है प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब क्या होता है, खुशी होना, खुशी महसूस होना। तो इसका जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सभी का ऑप्शन का जो है यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे सही जवाब है रिफ्रेशिंग, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन को आप लोग जो है देख लीजिए। प्लीजेंट का और सिनोनिम कौन कौन हो जाएगा, इंजॉयबल, इंजॉय होता है ना, उसी का जो है ये इंजॉयबल है, अट्रैक्टिव है, फ्रेंडली है और इजी टू लाइक है। ये सब का मतलब क्या होता है, सुहाना, आनंददायक या फिर अनुकूल। और रिफ्रेशिंग जो है यहाँ पे आंसर क्यों होगा, रिफ्रेशिंग जो है जैसे कि पेज आपका गड़बड़ हो जाता है गूगल क्रोम में जो कुछ खोजते होंगे, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी जो है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो है रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश क्यों करते हैं, मतलब वो जो आपको जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको दूर करने के लिए, तो वो हो गया आपका रिफ्रेशिंग। ठीक है, मेकिंग यू फील लेस हॉट और टायर्ड, मतलब थकावट दूर करने वाला, ये सब जो है आपका रिफ्रेश के अंदर आएगा। ठीक है, बाकी क्या, अब ऑप्शन को देख लीजिए। टायरसम, टायरसम का मतलब क्या होगा, एनोइंग एंड मेकिंग यू लॉस पेशेंट, मतलब धैर्य को खोने वाला, जो कि ऊब जाता है कोई भी चीज़ में, थक जाता है, उसे कहते हैं टायरसम। टीडियस का मतलब क्या होता है, ये जो है आपका ऑप्शन बी में, टीडियस मतलब बोरिंग एंड टायरिंग बिकॉज लॉन्ग और ऑफन रिपीटेड, मतलब बहुत देर से कोई भी चीज़ की अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग बोर जरूर होइएगा, तो उसका मतलब हो गया आपका टीडियस। ठीक है, एनोइंग का मतलब आप लोग जानवे करते हैं, क्रोधजनक, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उसे एनोइंग कहते हैं। तो यहाँ पे प्लीजेंट के सिनोनिम क्या हो गया, रिफ्रेशिंग। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों पर कौन सा प्राधिकरण निर्णय लेती है। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के होते हैं, ये चुनाव में जो है कोई मसला आ गया, मतलब कोई प्रॉब्लम आ गया, तो इसका जो है मामला कौन सही करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो है जज करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर A यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन A। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 71 में यह बातें बताया गया है कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों की जांच जो है, जांच करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामला जो कि कोई हो जाता है तो उसको संभालता है। अच्छा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें जो है कौन कौन भाग लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो देखिए केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं जो इसके चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन, पहला तो हो गया आपका लोकसभा के सदस्य, दूसरा हो गया राज्यसभा के सदस्य, और तीसरा हो गया सभी राज्यों की विधानसभाएं के सदस्य यानी कि विधायक जी। उसके बाद जो है आपका हो गया दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं के सदस्य। ये जो है 1992 से शुरू हुआ है, 70वें संशोधन जो हुआ था संविधान में। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदनों मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा के जो है सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन A यहाँ पर सही जवाब है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसके लिए जो है आप लोग बताइएगा कि एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं, या फिर और यूट्यूब पर जो है वीडियो बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फट से जो है तुरंत आंसर करते हैं, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ जो है क्वेश्चन करते हैं आंसर, तो वो सब बहुत आसान काम है, इसमें थोड़ा मेहनत लगता है, तो आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि ये जो है मेहनत हम कैसे करते हैं। तो आप बताइएगा कि ये जो है आपको डिटेल्स में ही बताएं या फिर शॉर्ट में। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था, ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु रुका हुआ है, रखा हुआ है,
उसकी गति की अवस्था को रोकने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व मतलब इनर्शिया, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जड़त्व क्या है? जड़त्व का मतलब किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में बल दिया गया है। बल का मतलब किसी वस्तु पर किसी अन्य वस्तु के साथ परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप एक धक्का या फिर खिंचाव करना, यह आपका बल हो गया, यानी कि फोर्स। दूसरा है आपका संवेग। संवेग मतलब क्या? एक भौतिकी शब्द है ये संवेग, जो कि किसी वस्तु की गति की मात्रा को दिखाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका गुरुत्व। गुरुत्व का मतलब जो है, इसे गुरुत्व को जो है यांत्रिक भाषा में गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं, और ये जो है सभी पदार्थों के बीच कार्य करने वाला सार्वभौमिक आकर्षण है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है आपका देखिए मुद्रा है, जैसे कई अपना कि भारत का रुपया होता है ना, उसी प्रकार ये किसी देश का रुपया है, पैसा है, ठीक है। तो ये जो है चीन की मुद्रा है। क्या है? चीन की मुद्रा। इसका नाम बताइए क्या है? रेनमिनबी है। क्या है? रेनमिनबी, ऑप्शन नंबर सी। तो चीन की मुद्रा की बात किया जाए तो रेनमिनबी होगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूजन में है कि युआन होता है चीन की मुद्रा, युआन, जो कि गलत है। क्यों गलत है? जैसे चीन की ऑफिशियल मुद्रा जो है आपका रेनमिनबी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। ये आप देख लीजिए, चीन का जो है ये करेंसी है, इसको जो है रेनमिनबी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे युआन क्यों गलत है? लेकिन अक्सर लोग जो है युआन को ही आंसर करते हैं। जैसे कि अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में क्या होता है? रुपया है, रुपया करेंसी है ना आपका, इंडिया का, अपना भारत का रुपया। लेकिन देखिए कुछ इलाके में जो है, जैसे 1 रुपया है, 5 रुपया है, 50 पैसे। क्या बोला मैंने? 50 पैसे बोला ना। तो ये क्या है? रुपया का एक जो है यूनिट है, पैसा का यूनिट। पैसा जो है आपका क्या है? यूनिट। जैसे कि कहीं पे आप जैसे कि ऑनलाइन वगैरह कुछ खरीदते होंगे तो वहाँ पे कभी कभी रहता है 199 रुपये 75 पैसे 25 पैसे। ये पैसे अपना क्या हो गया? इंडिया का जो है यूनिट हो गया, रुपया का यूनिट है। उसी प्रकार चीन की मुद्रा है रेनमिनबी, इसी का जो है मूल इकाई है युआन। जैसे रुपया का पैसा से संबंधित है, वही है युआन। तो युआन पे आंसर आपको नहीं करना है, रेनमिनबी ही कीजिएगा। कन्फ्यूजन वाला है इसलिए प्रश्न पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है? ये सब जो है हड़प्पा स्थल है। इनमें से बताइए कौन सा हड़प्पा स्थल इनमें से भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चनहुद्रो। ऑप्शन ए को जितने लोग बता पाए हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो देखिए सिंधु घाटी के जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है, मुलान संध में, ठीक है। धौलावीरा ये है अपना भारत में, कच्छ जिला गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? अपना इंडिया में ही है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। आलमगीरपुर जो है ये सिंधु घाटी से ही सभ्यता संबंधित है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये पंजाब का लाड़काना जिला। ये पंजाब जो है अपना इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है। हड़प्पा ये कहाँ पर है? पंजाब का मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान में ही है, ठीक है। लोथल कहाँ पर है? सरगवाला गुजरात, इंडिया में। और बनावली जो है ये भी आपका हड़प्पा स्थल से संबंधित है, ये है फतेहाबाद हरियाणा में। तो पूछा गया है यहाँ पर हड़प्पा स्थल भारत में कौन नहीं है? इन ऑप्शंस के अनुसार चनहुद्रो नहीं है, चनहुद्रो जो है पाकिस्तान में है। आगे चले। इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग तत्व किस धातु का बना होता है? हीटिंग तत्व जो है किस धातु का बना होता है इलेक्ट्रिक हीटर में? आंसर होगा नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम एक धातु है, मिश्र धातु है, जो कि लगभग 20% क्रोमियम और 80% निकल से बना होता है। और ये विद्युत ताप तत्व के कामकाज की कुंजी इसमें जो है नाइक्रोम की भूमिका निभाती है। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य की योग्यता के लिए एक शर्त नहीं है? मतलब जैसे कि संसद कितने प्रकार के हैं इंडिया में? 2 प्रकार, एक है उच्च सदन, दूसरा है निम्न सदन। उच्च सदन कौन हो गया? राज्यसभा। निम्न सदन कौन हो गया? लोकसभा। राज्यसभा जो है कितने साल के लिए इसका सदस्य रहते हैं? 6 साल के लिए। लोकसभा का 5 साल के लिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
ये सब आप बेसिक जानकारी आपको मैंने कई बार बताया है। तो यहाँ पे पूछा गया है संसद का सदस्य बनने के लिए इनमें से कौन सी योग्यता नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं है। तो देखिए इन्हें एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, दोनों सदनों की बात हो रही है, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, तो भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे पूछा गया है कौन गलत है, राज्यसभा में उसकी आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा में उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही जवाब है। बाकी का ऑप्शन देखिए, संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत उस संबंध में निर्धारित किए जा सकने वाले किसी भी अतिरिक्त गुण को रखता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है बी नंबर क्यों गलत हो गया, राज्यसभा में इसकी आयु जो है कितनी होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष, और लोकसभा में कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, जो कि यहाँ पर राज्यसभा के लिए 35 वर्ष दे दिया है और लोकसभा के लिए 30 वर्ष दे दिया है, जो कि ये गलत है, ठीक है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अच्छा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का सदस्य जो है भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत में सबसे अधिक योगदान की बात किया जाए तो ये जो है आपका घरेलू क्षेत्र आता है। घरेलू क्षेत्र समझ रहे हैं, महिला का ज़्यादा योगदान रहता है इस सब में। तो देखिए घरेलू क्षेत्र जो है पारंपरिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। भारत में जो है परिवारों की बचत में जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक, क्योंकि वे जो है अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बचाते हैं। देखिए पुरुष जितना भी कमा ले, लेकिन अगर जो अच्छी पत्नी का रोल निभाएगी ना तो वो बचत बहुत ज़्यादा करने का प्रयास करेगी, ना कि फिजूल खर्च करेंगे, फालतू का खर्च नहीं करेंगे। तो ये जो है मेन योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, घरेलू क्षेत्र। आगे चले, बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो देखिए बैंक दर कौन होता है, जो कि वाणिज्यिक बैंक जो है क्या करते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, उसे कहते हैं बैंक दर। वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। तो देखिए आपको बता दें, बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बिना किसी संपत्ति लिए वाणिज्यिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंकों को धन उधार देता है, और भारतीय रिजर्व बैंक ही जो है भारत में बैंक दरें निर्धारित करती है। जैसे कि बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई का पूरा नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ये बैंक जो है बैंकों का बैंक कहलाता है आरबीआई, और यही बैंक जो है भारत में जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, आरबीआई हो गया, एसबीआई, ठीक ना, आरबीआई तो बैंकों का बैंक है, एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब जो उधार मान लीजिए लेता है तो आरबीआई से लेता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आरबीआई बैंक जो है इस सब बैंक का जो है कोई संपत्ति लेगा तब इसको जो है उधार देगा, ऐसे भी दे देता है, देख करके उसका जो है पिछले वाला डाटा देख करके इसका जो है बैकग्राउंड कैसा, जिसे सिविल स्कोर कहते हैं, वैसे इसका भी देखता है कि पीछे कैसा रहा है तो देता है। और आरबीआई जो है ये दर निर्धारित करता है कॉमर्शियल बैंक पर। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था। सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल जो है गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, उसका नाम बताइए। तो इसका नाम है आपका चंपारण सत्याग्रह। क्यों, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद जो है महात्मा गांधी जी पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था, उनका नाम है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और ये भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह जो कि पहला सत्याग्रह था ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और ब्रिटिश औपनिवेशक काल में यह बिहार में एक किसान विद्रोह था, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा जो है बिहार के चंपारण में एक आश्रम भी स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे जो है चंपारण सत्याग्रह के बाद अगले वर्ष 1918 में खेरा गए थे, जो कि किसानों के समर्थन में गांधी जी आए थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किरण प्रकृति में उदासीन है, ठीक है।
इनमें से कौन सा किरण जो है प्रकृति में उदासीन है? आंसर होगा कैथोड किरणें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर जो है गलती हो गया है, ये ए नंबर यहाँ पे आंसर नहीं होगा। इनमें से कौन सी किरण जो है प्रकृति में उदासीन है? तो ये होगा आपका गामा किरणें। ऑप्शन नंबर डी को कर लीजिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे गलती से एरो आ गया है, यहाँ पे आंसर कीजिए गामा किरणें को। तो देखिए गामा किरणें जो है उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण है, और ये जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है सबसे पहले गामा किरणें का नाम दिया है। गामा किरणें का नाम कौन दिया है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो ध्यान रखिए, इनमें से कौन सी किरण प्रकृति में उदासीन है? तो गामा किरणें। ऑप्शन डी को आंसर कीजिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। यहाँ पे एक जरूरी सूचना है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल प्रैक्टिस सेट जो है आप इस वेबसाइट पर भी जाकर लगा सकते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जरूर जाइए www.dailystudy.co.in। यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के फुल प्रैक्टिस सेट और साथ ही चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस कराया गया है। और साथ ही आप लोग जो है PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.dailystudy.co.in, या फिर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अंत में जो है आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और बताइए कि आपको जो है एक्सप्लेन करके, यानी कि देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो गई होगी क्योंकि जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई है। अगर शॉर्ट में आंसर चाहते हैं और यूट्यूब पर जो वीडियो डालते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन कौन सही है? सी। तो सी को कर दिया पट सियाई से, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही जवाब। ऐसा अगर पढ़ना है तो बताइए, शॉर्ट में वीडियो होगा लेकिन एक्सप्लेन उसमें नहीं होगी, लेकिन थोड़ा अच्छा जानकारी चाहिए तो वीडियो तो भाई लंबी होगी ही। बताइएगा नीचे वीडियो लंबी वाला यानी कि थोड़ा एक्सप्लेन करके चाहिए या फिर शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट आंसर में। तो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।